हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस देखिए, हमारे देश में प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए नव बजट घोषित किया जाता है एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भी आज पूर्ण बजट की घोषणा की गई है, जिसके तहत करदाताओं को छूट प्रदान की गई है। तो वहीं देश के गरीब परिवारों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से एक घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण कहती हैं कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाले 5 सालों के लिए और जारी रहने वाली है। एंड साथ के साथ इन्होंने ये बात और कही है कि कम से कम आप ये कह लीजिए, ये देखिए 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब कि इस बजट के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त और मकान बनाए जाएंगे, जिनके लिए आवश्यक आवंटन की घोषणा भी की गई है, जो आप किसी हाउस प्राइस अंडर 40 लाख इन रूरल एंड अर्बन सेक्शन ऑफ इंडिया एंड दिस विल बी accomplished with 10 lakh crore which include assistance of 2.2 lakh crore over the next 5 years के लिए। ठीक है। एंड गाइस मैं बता दूं कि वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणा से आवास वित्त पोषण और सीमेंट कंपनियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए प्रदान किया जाने वाला ऋण मतलब लोन वित्तीय पोषण कंपनियों के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। एंड वहीं आवास निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में सीमेंट की भी आवश्यकता होगी, जिसमें सीमेंट कंपनियों में भी आपको काफ़ी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान घोषित किए गए बजट में फाइनेंशियल मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा की गई थी कि 2019 से लेकर 24 के दौरान आवास योजना के तहत 1 करोड़ नए मकान प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री के पिछले कार्यकाल की तुलना में इस कार्यकाल में प्रदान किए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास की संख्या बढ़कर 3 करोड़ पर पहुंच गई है। मतलब ये देख ली 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, 3 करोड़ कर दी गई, जिसके लिए 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट भी अलॉटेड किया गया, जहाँ पहले 10 लाख 2.5 लाख अराउंड के देखने को मिला था। ठीक है, अब 30 लाख बजट के अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिल रहा है। एंड गाइस देखिए, अर्थात ये भी देखने को मिला है कि वित्तीय पोषण प्रदान करने वाली कंपनियां एक बार फिर अपने व्यापार में विस्तार करती हुई देखी जाने वाली हैं, जिससे कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को भी अच्छा मुनाफा कमाने में सहायता मिलेगी। वैसे तो हमारे देश में अनेकों लोन प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी पैनी स्टॉक्स भी हैं जिनको बड़ा लेवल पे लेकर चल सकते हो। जैसे कि आप देखोगे मनराज हाउसिंग में आज के दिन 4.50% तक की तेजी देखने को मिली, जिसमें आप कह सकते हो कि मैक्सिमम देखा गया कि ये 2018 में आया था, तब से 112% तक का ही रिटर्न दिया है। एंड मैक्सिमम 5 साल में 123% तक का देखने को मिलता है, साल भर में 1 साल में 42% तक का, 6 महीने और देखो तो इसमें गिरावट है और साल भर में भी इसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है। एंड इसका मार्केट कैप देखोगे तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मैं इसका फंडामेंटल आप लोगों को दिखा दूंगी। तो वही गाइस नेक्स्ट कंपनी निकल के आती है सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसमें भी कम से कम 7.5% अभी की ज़्यादा तेजी दर्ज की गई। एंड मैक्सिमम देखा जाता है कि ये कंपनी 1999 में आई थी एंड तब इसने देखिए, जब ये 1999 में आई थी ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट तक हम कैलकुलेशन करें तो ये देख सकते हो इसने नहीं बट 5,000% तक से 5,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। कितना? 5,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न इसे दिया, मतलब आप ये कह लीजिए। ठीक है, 8,000 9,000% तक का रिटर्न दिया। देन उसके बाद इसमें गिरावट आई 2007 के बाद से, और ये अभी देखोगे ना तो ये अपने हाई से, मतलब जो इसने 630 का हाई बनाया और ये नियर अबाउट 93% डिस्काउंट लेवल पर मिल रही है। 5 साल में 30% तक ही चढ़ा है, साल भर में आप देखोगे तो गिरावट है 11% तक की, एंड 6 महीने में गिरावट दर्ज की गई। तो गाइस अब आपको हो सकता है कि अंदर एक बूस्ट देखने को मिल जाए। 28 करोड़ की कंपनी, बस ये नैनो कैप स्टॉक बोल सकते हो। गाइस वहीं अगर बात करें हम स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दर्ज की गई है। एंड मैक्सिमम देखा जाए तो ये 2015 में आई थी, तब अब से लेकर तब तक अब 500% तक का रिटर्न दे चुकी है, 516% तक का। 2022 में गिरावट दर्ज की गई, मतलब आधा % गिर चुका, जिसको आप कह सकते हो बॉटम फिशिंग। यहाँ से आप बॉटम फिशिंग करके चल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम में इसमें गिरावट दर्ज की गई है, मतलब आप ये कह लीजिए 5 साल के अंदर 2022 में, मतलब 1-2 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर बॉटम फिशिंग 50% के डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। इसकी हाई की बात की जाए तो इसने गाइस हाई बनाया है अपना 82, तो आप देख सकते हो नॉर्मली ये आपको डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। एंड सहारा की बात करूँ तो 126 हाई बनाया है और काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। मनराज की अगर बात की जाए तो मनराज की बात की जाए गाइस तो मनराज ने भी 43 का हाई बनाया है।
अगर फंडामेंटल में मैं मंडास के ले जाऊँ तो आप देख सकते हो 18 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROCE नेगेटिव है, ROE दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका तो शो नहीं हो रहा है, स्टॉक पे भी शो नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर होल्डिंग मोटा मोटा बताऊंगी मैं आपको। प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है, DI की होल्डिंग भी एज इट इज़ बनी हुई है और पब्लिक की होल्डिंग भी एज इट इज़ है। अब कंपनी पे कर्जा थोड़ा देख लेते हैं कि है कि नहीं है। तो कंपनी पे 6 करोड़ का कर्जा है और कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो धीरे 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 करके इसने रेवेन्यू को दर्ज नहीं किया मार्च के अंदर और उल्टा कंपनी को लॉस हुआ है। अब शायद से अब जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं क्या पता उसके अंदर इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाए गाइज। एंड वही सारा की बात करूँ तो सारा हाउसिंग में देखोगे 29 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी 21 है, स्टॉक भी 28 में काफ़ी अंडर वैल्यूड पे है। एंड ROCE ठीक ठाक देखने को मिलता है, कुछ भी स्टॉक प्लेस्ड नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर होल्डिंग देखोगे तो पब्लिक और प्रमोटर ही होल्डिंग में देखने को मिलते हैं। एंड बैलेंस शीट में देखोगे तो इसकी जो रिजर्व है 44 करोड़ का है, तो वहीं बोरिंग काफ़ी ज़्यादा 45 करोड़ की देखने को मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊँ तो धीरे 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 करके इसका ना इनकम जो है वो घटा ही है। एंड प्रॉफिट तो एज इट इज़ का पिछले साल के अकॉर्डिंगली वही फ्लैट लेवल पे देखने को मिल रहा है। कहीं देखिए पैनी स्टॉक नॉन स्टॉक होते हैं ना, इनके फंडामेंटल आपको कमज़ोर ही देखने को मिलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। एंड ये स्टार हाउसिंग जो कंपनी है इसका 385 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 43 है, इंडस्ट्री भी 21 में, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू जोन पे देखने को मिलता है। ROCE काफ़ी सही देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप कह सकते हो FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, DI की होल्डिंग है नहीं, पब्लिक की होल्डिंग घटी है, जैसे आप कह सकते हो FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और यहाँ पर प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा ट्रिम कराया। अब बैलेंस शीट पे आ जाता है तो रिजर्व 93 है, बोरिंग 320 है, बहुत देखने को मिलता है। देख लेते हैं लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि कंपनी का पैसा ही कम है, कर्जा इतना ज़्यादा है, ठीक है। और धीरे धीरे करके देखोगे तो उसकी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है और इसके प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। गाइस देखिए देश में पिछले कुछ वर्षों में आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किए जाने वाला सेक्टर बन गया है, जिस कारण देश एक से बढ़कर एक आप कह लीजिए एक्सप्रेस वे, हाईवे, बिल्डिंग और गरीब परिवारों के लिए आवास बनते हुए देखे गए। इस वर्ष बजट में इन सभी आप क्षेत्रों में आप कह सकते हो मतलब लाइक आप कह सकते हो कि इन सभी क्षेत्रों में और विकास होते हुए देखा जाएगा, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना को 5 साल के लिए बढ़ाए जाने से हो सकता है, जिसकी घोषणा करते हुए फाइनेंशियल मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के गरीब परिवारों के लिए प्रदान किए जाने वाले आवास की संख्या बढ़कर 3 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं एंड गाइज आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास प्रदान किए जाएंगे, जिससे देश में सीमेंट की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। एंड आप ये कह सकते हो सीमेंट की मांग में बढ़ोतरी होगी और तो सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर की बजट की में जो आवास योजना की घोषणा से सीमेंट कंपनी में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वेव देखने को मिल सकता है। तो गाइस ऐसी कुछ कंपनीज हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे दालमिया भारत हो गया, जो सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, इसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इसका मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 35,000 करोड़ का है। दैन आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे ये भी देखने को मिले, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। ACC लिमिटेड है, ठीक है, इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है, इसके में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देखिए सीमेंट सेक्टर कंपनी है, अल्ट्राटेक लगा लीजिए, इसमें थोड़ी सी गिरावट है एंड ये थोड़ी सी लार्ज कंपनी, तो आप ये कह सकते हो अल्ट्राटेक से ज़्यादा रिटर्न आपको दालमिया और ACC दे सकते हैं। JK सीमेंट की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो हमें नियर अबाउट 35,000 करोड़ का देखने को मिलता है, ठीक है। इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है, अगर पिछले 5 साल में देखोगे तो 3.5% तक का रिटर्न है, मैक्सिमम 28% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ACC की बात करूँ ना तो इसने कम से कम 29% तक का रिटर्न दिया है, मैक्सिमम मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आने वाले 5 साल तक आवास योजना रहने वाली है, तो 5 साल के तो आप निवेश करके चलोगे ना। दालमिया भारत का अगर देखो 2019 में आई थी और तब से लेकर अब तक काफ़ी अच्छा हाँ ठीक है रिटर्न देखने को मिले। इस वाले पॉइंट से अगर आप देखो 2020 से तो यहाँ देखिए 450-500 तक का तो रिटर्न इसने कंपनी ने दिया है। इस पॉइंट से भी देखोगे तो यहाँ भी कम से कम 70-80% का रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है।
है गाइस, मैं आपको ये कहूँगी कि ये स्टॉक्स को आप थोड़ा रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। अंबुजा सीमेंट्स है, ये इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये भी लार्ज कैप कंपनी है एंड मैक्सिमम इसने भी 38% तक मतलब बहुत अच्छे रिटर्न दिया और अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। सो गाइस देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लार्ज कैप कंपनियाँ या मिड कैप कंपनियाँ ही आप लो, आप स्मॉल कैप और नैनो कैप एंड पैनी स्टॉक्स भी ले सकते हो। एंड सीमेंट सेक्टर पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कुछ मैंने सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स बता रखे हैं, तो आप उसको भी थोड़ा सा लेवल पर लेकर चल सकते हैं। बाकी अगर सब कुछ स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट को, चैप पर नहीं हो तो लाइक्स पे करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।